आपसे मैं थोड़ा-सा इन संस्थाओं के निर्माण के पीछे उस समय सरकार का क्या उद्देश्य रहा है और इनके क्या हमारे दर्शकों को बता सकें तो? कुलदीप जी। कैन यू हियर मी? यस सर, प्लीज़ कैरी ऑन। ओके, ओके। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये जितनी भी सरकारी संस्थाएं थे, इनमें सबसे पहला ऑल इंडिया रेडियो तो बहुत पहले से था, अंग्रेजों के समय से। फिल्म्स डिवीजन ऑफिशियली इंडिपेंडेंस के बाद उसको नाम दिया गया। उसके पहले इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया था, जो 1936 में ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में को न्यूज की प्रमोशन के लिए और उसका जो भी उनका कंट्रीब्यूशन था, सबका था, उसको लोगों के सामने पहुंचाने के लिए आईएफआई का वो किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आईएफआई को बंद कर दिया गया। तो नेहरू जी ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है, अभी बहुत सारे काम हमें करने हैं, लोगों में अभी उतना लिटरेसी नहीं है, हमारे और कोई मीडिया नहीं है अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो ये फिल्म्स डिवीजन को, आईएफआई को हम कंटिन्यू करेंगे और इसको फिल्म्स डिवीजन का नाम दे दिया उन्होंने। पर्पस ये था कि जो भी भारत की योजनाएं थी या जो सरकार उस समय काम करना चाहती थी या जो भारतीयों के सपने थे स्वतंत्रता के बाद, उन सपनों को किस तरह से सरकार साकार कर रही है, उसको एक विजुअल मीडिया द्वारा, डॉक्यूमेंट्रीज के द्वारा, न्यूज रील्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए। आप सब लोगों को याद होगा कि उस समय आईएनआर आती थी, सिनेमा के पहले दिखाई जाती थी। ये एक भारतीय सिनेमा में लोगों ने, एग्जीबिटर्स के साथ सरकार ने एक अनुबंध किया था कि जो भी हमारी न्यूज रील्स होंगी या डॉक्यूमेंट्रीज होंगी, उनको आप अपने उसमें दिखाया जाए। और उस समय वो एग्री हो गए थे कि सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम खत्म होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद काफी उत्साहित थे और सब चाहते थे कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े और सब अपनी अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो इस तरह से बिना किसी पेमेंट के या बिना किसी उसके, शायद 1% का जो एक लेते थे, वो उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम आपको सरकार को देंगे। मतलब it was reverse side. Instead of government giving any money to exhibitors started giving to the government as a contribution. ये तो फिल्म सीजन की शुरुआत हुई और फिल्म सीजन ने इतने सालों में करीब 10,000 फिल्मों का आर्काइव है और आप कोई भी सब्जेक्ट बताइए उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएगी, कोई भी घटना बताइए उसके ऊपर हमारे यहाँ कवरेज मिल जाएगा। बल्कि हमारे पास तो जॉर्ज फिफ्थ जब आए थे, आई थिंक 1914 में, उस समय का भी कवरेज फिल्म सीजन के आर्काइव में है। इट इज ए गोल्डन आर्काइव दैट वी कॉल। तो ये तो जी। हुआ फिल्म सीजन। इसी के इसके बाद आपका चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, फिर बच्चों के लिए किया गया फिल्म फेस्टिवल किया गया, पहला फिल्म फेस्टिवल फिल्म डिवीजन ने किया, बाद में डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल हो गया। फिर एनएफडीसी की शुरुआत की कि कमर्शियल फिल्मों से हटके अगर कोई प्रयोगात्मक फिल्में बनाना चाहते हैं तो उनको कहाँ से सहयोग दिया जाए, तो एनएफडीसी का गठन हुआ और उस समय लोगों ने अच्छी फिल्में बनाई, कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिल्में, इंक्लूडिंग फिल्म डिवीजन हम कहें, शुरू की बात छोड़ दी तो बाद में फिल्म डिवीजन की फिल्में भी लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसका कारण क्या था ये तो हम नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन हम यही कहेंगे कि शायद लोग उन फिल्मों को देखने के लिए मानसिक रूप से और शैक्षणिक रूप से तैयार नहीं थे। इसीलिए फिल्म सीजन की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री हमारे आर्काइव में रिलीज नहीं हुई है। अगर उनको देखें, दे आर रियली गोल्डन ट्रेजर इन फिल्म डिवीजन। कुलदीप जी, आप एनएफडीसी के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आज का जो हमारा चर्चा रहने वाला है और जो टारगेट पे रहने वाले हैं, मुझे लगता है एनएफडीसी और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ही रहने वाले एफडी के साथ साथ। और चूंकि आप फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है तो आपसे भी कई तीखे सवाल पूछे जाएंगे, तो थोड़ा जरूर सा जरूर। एनएफडीसी के बारे में भी बता दें अगर। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो अभी हमने बताया कि एनएफडीसी की जो शुरुआत की गई थी, एक कुछ अलग तरह की फिल्में जो कमर्शियल फिल्मों से अलग हो, लोग अपने प्रयोगात्मक विषयों पर फिल्में बनाए, उनको प्रमोट करने के लिए की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय जो फिल्में बनाई गई
मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, मैं थोड़ा-सा उसका आलोचक भी हूँ कि हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में जो फ़िल्म मेकर्स थे, वो अभी भी आंद्रे बाजदा और इस तरह के जो फ़ॉरेन फ़िल्म मेकर्स हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। हमारे भारतीय सिनेमा को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं और ना ही हमारे भारतीय लोगों की जो रुचि है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि जब एनएफडीसी में फ़िल्में बनाने का उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने वही फ़िल्में बनाई जो सिर्फ शायद वही देख सकते थे। मनी कौल हैज़ बीन ए ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट फ़िल्म मेकर, ही हैज़ मेड ए नेम, बट उसकी रोटी फ़िल्म, हमारे यहाँ फ़िल्म इंस्टीट्यूट में एक कहावत थी या जोक था समझ लीजिए, कि जब फ़िल्म शुरू होती थी तो पूरा थिएटर भरा रहता था, जब खत्म होती तो सिर्फ एक आदमी होता था और वो मनी कौल होता था। तो इस तरह का एक वातावरण बना हुआ था। लोगों ने लोगों की रुचियों को समझने की कोशिश नहीं की और सरकारी पैसा मिल रहा था तो लोगों ने जो मन में आया बना दी। इवन आज भी वही कुलदीप चीज जी, है। मैं ये यहाँ एक पूछना चाहती थी। अभी जो टाइम है पैंडेमिक का, सब लोग घर पे हैं, अगर ये सब यूट्यूब में डाला होगा तो कितना अच्छा होता था, हम सब देख सकते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जी। लेकिन तो वो अभी हाँ, जी कुलदीप जी, चर्चा को बढ़ाते हैं। हम अपने हाँ अगले जी, पैनलिस्ट मनीष जी से आते हैं, मनीष जी के पास आते हैं। मनीष मुंद्रा जी इतने सफल फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं, तो कभी ना कभी इनका एनएफडीसी जैसे संस्थाओं से या चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी जैसे संस्थाओं से जरूर पाला पड़ा होगा। तो मनीष जी, आपका अपना अनुभव और इस कुछ बताइए इस बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार सबको और सभी दर्शकगण को भी नमस्कार, प्रणाम। अ, मेरा पर्सनल अनुभव जो है वो इन सब संस्थाओं से डायरेक्टली बहुत कम रहा है, बट मैं पैरेलली इनको देखता रहा हूँ और समझता रहा हूँ। लास्ट 7-8 साल में जब से मैं फिल्म निर्माण से जुड़ा हूँ, तब से मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, पैरेलली देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये दोनों संस्थाएँ, चाहे वो चाइल्ड फिल्म सोसाइटी हो, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी हो या एनएफडीसी हो, अब अपने समय अनुसार बदले नहीं किए हैं, तब्दीली नहीं करी है उन्होंने अपने अप्रोच में, और वो कहीं पिछड़ गए हैं। उनका जो एक रोल होना चाहिए आज के मॉडर्न फिल्म सोसाइटी में, वो रोल वो ले नहीं पा रहे हैं और वो ना ही वैसे सिनेमा प्रमोट कर रहे हैं। जो मेरे को समझ में आता है बाहर से खड़े होकर के देखने में, मुझे ये लगता है कि कहीं विजन की कमी है, जहाँ पे कि दे कैन प्ले ए रोल, उनको समझ में आए तो वो रोल प्ले कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चुनी हुई स्क्रिप्ट जो बननी चाहिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं और कमर्शियली कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे। इस वजह से जो भारतीय सिनेमा में जो अभी बात कर रहे थे हम, प्रयोगात्मक सिनेमा का जो है वो मृत प्राय सा है, वो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा हो नहीं रहा। इस वजह से हम लीक से हटकर कोई फिल्में बना नहीं पा रहे हैं, और जो भी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं मेरे जैसे, उनको काफी संघर्ष करना होता है। अगर वो बना भी लेते हैं वो फिल्म, तो उनका एग्जीबिशन करना, उनको उनको प्रायोजित करना और उनको दर्शकों तक पहुंचाने में भी एक बड़ी तकलीफ का काम हो जाता है। मेरे हिसाब से एनएफडीसी स्पेशली शुड हैव रिजन टू द ओकेजन, और आजकल के जमाने में जो ओटीटी हैं और एग्जिबिटर्स हैं, उनके बीच की दूरी बन करके काम कर सकते, एक कंडोइट बन के काम कर सकते थे। जो नए फिल्म निर्माण, नए फिल्म निर्देशक हैं, उनको एक चांस दे सकते, ताकि वो उनको मिडवाइफ करके उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए जहां पे वो अपनी फिल्मों का एग्जीबिशन कर पाए, प्रदर्शन कर पाए। तो जहां एक और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और मसल वाज इम्पोर्टेंट, इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टू बी ए conduit between the filmmakers, the experiment cinema makers and the exhibitors, स्पेशली द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड दूरदर्शन और जो भी सरकारी दूसरी संस्थाएं हैं उनके थ्रू। तो वो एनएफडीसी को करना था, वो मेरे ख्याल से वो नहीं कर पाए। सेम सेम इज द केस विद चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जिनको काफी चिल्ड्रन फिल्म्स को प्रमोट करना था, वो नहीं कर पाए। और अब हालात ये है कि आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन ऑफ किड्स हैं, जो बच्चे हैं, वो हिंदी फिल्म देखना ही पसंद नहीं करते। खास करके बच्चों की अगर फिल्म हो, वो बाहर की हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, और उनको पूरा आइडिया होता है, कैलेंडर उनके पास होता है कि कौन सी फिल्म कब आ रही है, कब रिलीज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी एक हार हुई है, और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, इन द सेंस कि आगे चल के यही बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको जो नॉर्मल हिंदी फिल्में हैं या क्षेत्रीय भाषा की फिल्में हैं, वो भी समझ में नहीं आएगी और वो देखना पसंद नहीं करेंगे, और हमारे दर्शकगण टूटेंगे, और वहीं हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पतन शुरू होगा।
मेरे हिसाब से तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्हें ये रोल लेना चाहिए था और अभी भी समय है वो उठें और इस रोल को लें। और जो नए फिल्म निर्देशक हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको बढ़ावा दें। हर चीज में फाइनेंस जरूरी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपना कार्य कर सकें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हम आप पे आप वापस लौट के आएंगे। बाकी जो आपने बातें कही वो बहुत ही चिंतनीय है कहीं ना कहीं, कि इतना बड़ा देश है हमारा, जो सिनेमा जो है वो एक बहुत सॉफ्ट पावर है जिसका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते थे। मुझे लगता है कि जैसे मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है। हिंदी मैं बहुत बाद में सीखा हूँ, और वो टीवी देख के और फिल्में देख के सीखा हूँ मैं। और बाद में मैं हिंदी का लेखक बन गया, मतलब टीवी सीरियल्स और फिल्मों में, वो अलग बात है। लेकिन मैं सीखा हूँ, तो जो मुझे लगता है जो सरकारी कई सारे जब हम अनुदान दे के हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, या और भी जो जो सरकारी उद्देश्य होते हैं, वो मुझे लगता है सिनेमा और टेलीविजन बखूबी बहुत ही आसानी से कर सकती है चीजें। लेकिन कहीं कहीं सरकार और हमारे बीच में जो है फिल्मकारों के बीच में वो ब्रिज ही नहीं रहा। मैं अगला सवाल सुदीप्तो सेन जी से पूछना चाहूंगा। सुदीप्तो जी, अगर अगर देखें 1975 में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ है, तब से लेकर अभी तक तकरीबन जो है आप 300 से अधिक फिल्मों को या तो निर्माण किया है एनएफडीसी ने, या उनको फंड किया है। लेकिन वो है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब उसमें ना तो मुझे कभी भारतीयता दिखती है। बहुत कम फिल्म ऐसे नहीं है बनी है, कुछ फिल्म जिसमें भारत नहीं दिखी, या वो एक अलग ट्रैक में गया। तो इस पे सुदीप्तो जी आप क्या कहना चाहेंगे? सुदीप्तो जी। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? जी 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 सबको मेरा नमस्कार। जी आकाश भाई, मैं ना आपकी सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन जी उससे पहले जहां से मनीष जी ने खत्म किया था, मैं वहां से थोड़ा सा पिक कर लूं। उसके जी बाद मैं आपकी सवाल की जवाब दूंगा। मनीष जी ने बोला था अभी भी चांस है एनएफडीसी जैसे संस्था को अपने काम को सुधर के प्रो इंडियन सिनेमा को करने का। लेकिन मुझे नहीं लगता है मनीष जी कि अभी कोई और रास्ता बचा है एनएफडीसी जैसे संस्था के पास। या तो ये लोग एग्जिस्ट करेगा, या तो भारतीय सिनेमा एग्जिस्ट करेगा। मेरा प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है मनीष जी? इस देश की 90%, हमारी 6 साल पहले एक राष्ट्रवादी सरकार आए, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं आया इस देश में। प्रॉब्लम क्या हो गया? आज भी हमारी सिनेमा को हम बॉलीवुड बोलते हैं, टॉलीवुड बोलते हैं, कॉलीवुड बोलते हैं। 2 दिन पहले सुना छत्तीसगढ़ में फिल्म बन रहा है, उसका नाम है छलीवुड। जर्मन सिनेमा को कभी जर्मनवुड नहीं बोला जाता है, या फ्रेंच सिनेमा को फ्रेंचवुड नहीं बोला जाता है, या ईरानियन सिनेमा को ईरानवुड नहीं बोला जाता है। तो प्रॉब्लम है हमारी खून में। नेशनलिज्म नेशनलिज्म करते करते हमने 6 साल तो निकाल दिए, लेकिन नेशनलिज्म है क्या चीज वो हमने सोचे नहीं। अब प्रॉब्लम आया एनएफडीसी वाला, जो आकाश भाई ने अभी बोला कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये 45 साल से यह संस्था हमारी देश में काम कर रहा है, जहां पे ना मैंने इन लोगों की सोच देखा नेशनल की, ना फिल्म की, ना डेवलपमेंट तो दूर की बात है। लेकिन ये 45 साल में 18,000 करोड़ रुपया एनएफडीसी के पास आ चुका है और खर्च भी हो चुका है। सिमिलरली फिल्म्स डिवीजन, कुलदीप जी अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा, फिल्म्स डिवीजन के पास पिछले 72 साल में मेरे हिसाब से 18,000 से 20,000 करोड़ रुपया आए। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के पास मेरे हिसाब से करीबन 10,000 आए। तो ये 72 साल में ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ रुपया इस देश की फिल्म डेवलपमेंट के लिए यूं खर्चा हो गया है। लेकिन वो पैसा कहाँ गया, किसने के पास गया? मैंने एक लिस्ट बनाया था जिस दिन से मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे बोलना है। मेरे पास एक लिस्ट है करीबन 50-60 फिल्म मेकर की, जो एनएफडीसी, फिल्म डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की पैसे में करोड़पति बन गए, लेकिन फिल्म नहीं बनाए। और जो फिल्म बनाए वो ना आपने देखा ना मैंने देखा। तो बात यह है कि आकाश भाई, हमारी टोटल सोच में गलती है। बिकॉज हमारी देश जो है ना, भारतवर्ष, ये एक सोच है, ये एक फिलॉसफी है।
यहाँ पे हर 200 किलोमीटर में लैंग्वेज बदल जाता है, हर 50 किलोमीटर में खाना बदल जाता है। यहाँ पे केरल से जो टैलेंट, जो स्क्रिप्ट निकल के आएगा, वो दिल्ली में बैठ के किसी के पास संभव नहीं है उसको समझने के लिए। आप कोई जर्मन फिल्म, मैंने कुछ दिन रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्शन में था। अगर कोई यूरोपियन कंट्री में जाके हम बोलते हैं ना कि जर्मन फिल्म, वो 5 फिल्म नाम बोलेंगे तो 5 फिल्म में से जर्मन सिनेमा की, जर्मनी को समझ में आ जाएगा, लेकिन 5 भारतीय सिनेमा भारतीयता को, भारतवर्ष को नहीं समझा पाएगा। तो जो चीज 50 साल पहले, 70 साल पहले या 45 साल पहले बना था, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे तो बनाया गया था, किसी को लगा था कि करना है तो कर दिया था, लेकिन जो उसके पीछे सोच होना चाहिए था, जो उसके पीछे विजन होना चाहिए था, ये हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में ही सीखा था कि एक शहर में 5 स्टार होटल बनाना बड़ा आसान है, लेकिन राजस्थान की एक गांव में एक बारात घर या स्कूल बनाने के लिए आपको विजन चाहिए। पैसे से काम नहीं होता है। तो वो जो विजन की जरूरत था, बिकॉज आप लोगों को समझना पड़ेगा, या हम सब समझते भी है, सिनेमा कोई एक एंटरटेनमेंट की मीडियम नहीं है। सिनेमा देश बदलता है, सिनेमा सोच बदलता है। हमने देखा रशिया में 1917 में जब कम्युनिस्ट क्रांति आया था, किस तरह पुदवकीन, आइजनस्टाइन सिनेमा को अपने पावर के हिसाब से यूज किया था। सिनेमा इज अ पावर, सिनेमा इज अ स्ट्रेंथ फॉर सोशल चेंज। वो कहानी आज के तारीख में खत्म हो गया कि वो तो आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल सिनेमा है। बिल्कुल नहीं है। मनीष जी को पूछिए, जब पैसा मनीष जी पेमेंट करते हैं ना, तो वो पैसा मेहनत करके कमाना पड़ता है उनको। अगर वो फिल्म ना थिएटर में चले तो मनीष जी को नुकसान होता है। तो एवरी सिनेमा इज अ कमर्शियल एलिमेंट, एवरी आर्ट इज अ कॉमर्स। बिना कॉमर्स की कोई आर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो चारों पांचों संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं अपने मर्जी में, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ आईएएस ऑफिसर 2 साल 3 साल के लिए आते हैं, उनके मर्जी में चला के जाते हैं, उनकी कुछ कोठरी बनाते हैं, उनके पास पैसे चले जाते हैं। हर साल इंडिया से डीएफएफ, मेरे साथ कुछ दिन पहले शाहजी करुण जी की बात हो रहा था। इंडिया में आज 4 स्टॉलवर्ड फिल्म मेकर, लीजेंडरी फिल्म मेकर जिंदा है, जो दुनिया को आज भी सत्यजीत रे एरा से लेकर आज की एरा तक जो इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में ले गए, जिनमें से जानू बरुआ एक है, शाहजी करुण जी है, बुद्धदेव दासगुप्ता है। इन लोगों की एक्सपीरियंस ये है, डीएफएफ में शाहजी करुण कोई एक कमेटी में है, चेयरमैन है, उनको उन्होंने बोलता है पता नहीं मुझे क्यों इस कमेटी में रखा, क्योंकि मेरे बात तो सुनना नहीं है। वो एक आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं चैतन्य प्रसाद, उन्हीं की बात चलना है, तो हमें क्यों रखा है मुझे समझ में नहीं आता है। ये शाहजी करुण की भाषा था। मनीष जी, आपने कल बोल रहे थे कि कुछ लोग जिसके पास पावर है उनकी सोच है नहीं, जिनकी सोच है वो लोग पावर से दूर दूर तक रहते हैं। मुझे ये लगा था कि ये 6 साल में हम देश को बदल नहीं सकते। एटलीस्ट सिनेमा इंडस्ट्री को, सिनेमा एंटरटेनमेंट को हम एक ऐसे दायरे पे लेके आएंगे जो दायरे से एटलीस्ट नेशनलिस्ट सिनेमा की एक दौर शुरू होगा। लेकिन आज भी वही कमेटी में 4 लोग हमारी लोग हो गया, वहां से क्या नाम है इंडियन पैराडा में 3 हमारी फिल्म आ गई, काम खत्म हो गया। लेकिन देश बदलने के लिए आज के तारीख में अगर आपके पास कोई औजार है, वो है सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और वो सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अगर एक होलिस्टिक प्रोफेशनल सोच के साथ नहीं जाएंगे, ये जो $7.3 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो मनीष जी बोलते हैं कि 15 साल में ये खत्म हो जाएगा, मैं तो बोलता हूँ 5-7 साल भी और टिकेगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे फिल्म बन रहा है दुनिया भर में। और हम रोते रह जाएंगे, हम ट्विटर में ट्रोल करते रह जाएंगे। हमारे सिनेमा अभी भी 90% दुनिया नहीं जानते इंडिया में कोई सिनेमा इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है। मनीष जी जैसे 2-4 लोगों की सिनेमा की वजह से आज भी हम टिके हुए हैं। मेरे सिनेमा तो कान में 10 साल पहले था। 10 साल ना कान की मेन फेस्टिवल में कोई इंडियन सिनेमा था, टोरंटो में नहीं था,
कार्लोवी वैली में कोई इंडियन सिनेमा नहीं था, बर्लिन में कोई इंडियन सिनेमा नहीं था, लेकिन हर साल 10-20 करोड़ रुपया ये सरकारी आईएएस ऑफिसर चले जाते हैं ये कान में सेल्फी खिंचाने के लिए और पार्टी अटेंड करने के लिए। मनीष जी, अगर मैं गलत बोलूं तो आप हर साल इन लोगों को देख रहे हैं, तो आप भी बता सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, इसकी सॉल्यूशन क्या है, उसको लेके हम लोगों ने बहुत काम किए। हम जी, लोगों ने इसमें आते हैं तो जी, मेरा यहीं पे खत्म करता हूँ कि आते हैं। एक तो प्रॉब्लम्स पहले हम लोग प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली से ठीक है, सॉल्यूशन तो पे मैं की यहीं कोशिश पे करेंगे। मैंने मनीष जी जहां पे खत्म किया था, मैं वहीं पे खत्म करता हूँ। इसकी एक जी। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक नया सोच की जरूरत है, एक प्रोफेशनल सोच की जरूरत है। जस्ट खानापूर्ति के लिए और बजट अलॉटमेंट को खर्चा करके नेक्स्ट ईयर की बजट को लाने के लिए प्लीज ये तमाशा तो बंद होना चाहिए। नहीं ले तो जी, अगर मैं आपकी बात को जोड़ते हुए कहूँ, बजट अलॉटमेंट भी अब होता है। अगर आप देखा जाए ये हालांकि मैं ये बड़ी मनीष जी भी सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं कि दिक्कत क्या हो रही है कि बजट भी अब वो नहीं रहा, क्योंकि क्या अभी हो रहा अभी है। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को कान घूमने के लिए, टोरंटो घूमने के लिए पैसा आता है। चैतन्य प्रसाद, प्रशांत कुमार घूमने जाएंगे कान, ये जाएंगे टोरंटो। 10 करोड़ का लास्ट ईयर का बिल था, मैंने वो बिल भी देखा था। तो इंडियन सिनेमा जाए, मनीष जी ने कल बोल रहे थे ना कि न्यूटन के लिए 20 लाख रुपया उनको नहीं मिला था ऑस्कर की कैंपेन के लिए, लेकिन ऑस्कर की कैंपेन ना हो उसी साल को 10 करोड़ रुपया सिर्फ टोरंटो और कान के लिए चैतन्य प्रसाद की बिल पेमेंट कर दिए गए थे गवर्नमेंट से। जी, मैं देखिए इस पे तो मेरे पास तो लेकिन मेरे पास डेटा है, जब बात कर रहा हूं मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि मुझे मैं जी जी, अभी देखिए, ये अगर आप वो 2018 में कुछ एनएफडीसी में जो भी कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ियां हुई है, उस पे कुछ जांच भी बैठा है, और शायद पता नहीं जांच की कहां तक आगे बढ़ा है। लेकिन है इन इन चीजों को भी और जो दूसरी जो बड़ी दिक्कत मैं भी देखता हूं कहीं ना कहीं, कि जो सरकारी फंड आते हैं, है ना, जो सरकारी फंड आते हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो पाते, कई बार रिटर्न चला जाता है। ये एक बहुत बड़ी भारत में, ये हर मंत्रालय में ये एक समस्या रही है कि फंड आता है और उसका उपयोग नहीं हो पाता है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि फिल्म डिवीजन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी और एनएफडीसी, ये कुछ संस्थाओं को एक मर्जर का विषय चल रहा है, काफी समय से जो है इनका मर्जर होना है, ऐसा चल रहा है। और मर्जर जब होगा, नहीं होना है, नहीं होना है, वो तो बात की बात है, लेकिन काम रुक गया है। पिछले चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी भी जो है, मुकेश खन्ना जी के आने के बाद कुछ फिल्में बनी थी, वो भी अब बंद हो गई है। पिछले अगर आप देखें तो काफी समय से, पिछले 1.5-2 साल से चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने कुछ फिल्में नहीं बनाई है। तो अब खैर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुट्टी पद्मिनी जी के पास मैं आऊंगा। कुट्टी पद्मिनी जी, ये तो देखा जाए कहीं ना कहीं जब हम सिनेमा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ना एक लंबे समय तक जो दक्षिण का सिनेमा रहा है, वो जो हिंदी सिनेमा या इधर के सिनेमा से वो एक कटा रहा। एक कहीं ना कहीं ये एक बड़ा, अब हालांकि अब दक्षिण में जो फिल्में बनने लगी है, वो कहीं ना कहीं हमारी सो कॉल्ड बॉलीवुड फिल्मों से बहुत अधिक व्यवसाय भी कर रही है। बल्कि जो है, मतलब हिंदी सिनेमा जो है इस समय मेरे ख्याल से शायद नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 तो तेलुगु सिनेमा पहुंच गया है। तो कुट्टी पद्मिनी जी, वहां पर भी सरकारी संस्थाएं हैं, दक्षिण में जो भी राज्य की संस्थाएं हैं। मैं जहां तक जानता हूं, कर्नाटक की जो सरकार है वो अच्छा खासा अनुदान देती है, बट क्या वो सही फिल्मकारों तक पहुंच पा रही है वो अनुदान, या वो फिल्में बन रही है? क्योंकि कन्नड़ सिनेमा आप शायद कर्नाटक में भी रही है, तो तेलुगु तो कमर्शियल सिनेमा अच्छी कर रही है। कर्नाटक का सिनेमा का क्या स्थिति है, तमिलनाडु के सिनेमा का क्या स्थिति है, केरला के फिल्में तो खैर जी। नमस्ते सबको। और मनीष जी और सुपदेव जी, आपने बहुत अच्छा बात किया। मैं 35 ईयर से मैं प्रोड्यूसर हूँ और सब लैंग्वेज में कर चुकी हूँ और भी कर रही हूँ। अभी जो तमिल से हिंदी डबिंग हो या तेलुगु से हिंदी डबिंग हो, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। Extremely, it has become a big market because of the quality of the work. Same way कर्नाटका से जो कर्णरात्रि जो recent पिक्चर था, इतना अच्छा हिंदी मैगजीन से उसके बारे में उन्होंने लिखा था, और कर्नाटका का रिकग्निशन अभी अभी हुआ है, बहुत पहले नहीं। और केरला का जो भी पिक्चर्स है
वो ऑलवेज लाइक एनएफडीसी जैसे उन लोगों का भी पिक्चर था जो आर्टिस्टिक मूवीज था, नॉट कमर्शियल. बट रिसेंटली even Kerala has given bumper super duper hits. If you take the total calculation of southern industry, it has done extremely well. It has really done. All 4 languages have done very well. But I don't know, as Subhadra ji very clearly said, कि जब हम लोग NFDC के पास जाते हैं या पिक्चर्स के लिए जो अच्छा कमर्शियल पिक्चर्स लेके जाते हैं, फिर भी we don't get the opportunity. हमको खुद हम अपना पैसा डाल के हमको लेना पड़ता है. अभी जो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी जो नया है, अगर हम लोग अभी इमीडिएटली नो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म लेंगे तो हमारा आर्काइव जो है इतना अच्छा है, जो इंडिया के पास, हमारे गवर्नमेंट के पास जो हमारा प्रोजेक्ट्स है, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा डायरेक्टर्स ने बहुत जगह से लेके किए हैं, इतना अच्छा है. और आप चुन सकते हो अच्छे अच्छे फिल्म कंपनी को जो अच्छा स्क्रिप्ट लेके आए. जो हमारा स्क्रिप्ट है हम कभी बार देखे कि ऐसे बंडल में पड़ा हुआ होता रहता था, कोई उसको देखता भी नहीं था. जब तक यू नो समवन आपको रेकमेंड करे, वो पहले अबॉलिश होना चाहिए. अच्छे पिक्चर आने के लिए रेकमेंडेशन की जरूरत नहीं, आपका स्क्रिप्ट का जरूरत है. जो स्क्रिप्ट अच्छा है, अच्छा डायरेक्टर है, पूरा उनका परिणाम अच्छा हुआ है, उनके साथ अगर पिक्चर लिया होता तो बहुत अच्छा होगा. क्यों नहीं होगा? सब पिक्चर तो बड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, छोटे पिक्चर में बहुत बड़ी अच्छी चल सकती है. और केरला में तो उनका स्टोरी नॉलेज इतना अच्छा है, सबसे हमारा साउथ से भी केरला का स्टोरी नॉलेज बहुत ही अच्छा है. हम लोग भी वहां से अभी देखिए रिसेंटली ड्राइविंग लाइसेंस करके एक पिक्चर उन्होंने किया था पृथ्वीराज, हर लैंग्वेज में उसका राइट्स बिक गया है. तेलुगु में बिक गया, हिंदी में बिक गया, हर जगह बिक गया. ऐसा होना चाहिए एक पिक्चर जो बदला है, उन्होंने फॉरेन से लेके आया, हर लैंग्वेज में वो बदला अभी बन रहा है. सो दैट इज द वे वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, है ना. So I feel what the frustration of what Subhadesh said was very very true. And now a new person is coming, राजेश खन्ना करके एनएफडीसी में. हमको बहुत उम्मीद है वो आने से हम सब लोगों को कुछ मौका मिलेगा जो अच्छा करना चाहते हैं. चीटिंग भगवान, ये गवर्नमेंट का पैसा लेके जैसे बोल रहे हैं ना 10,000 करोड़ अगर मिल रहा है तो कितना अच्छा पिक्चर बन सकता है. और आजकल ओटीटी का इतना जबरदस्त हो गया है, अभी थिएटर तो और 6 महीना 8 महीना पता ही नहीं, हर दिन बढ़ रहा है कोरोना. सो अगर थिएटर्स में ये पिक्चर छोड़ के अगर हम अभी ओटीटी में प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है. कितना आर्काइव है, अरे नेटफ्लिक्स से ज्यादा, अमेजॉन से ज्यादा हमारा इंडिया में पिक्चर्स है ना, हमारे दूरदर्शन में और हमारे एनएफडीसी में. तो जल्द से जल्द आप शुरू कीजिए. और ये मत सोचिए कि ये साउथ का पिक्चर है, ये आप सबको पिक्चर को डब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. जितना अभी भोजपुरी वाला हमारा पिक्चर लेके वो भोजपुरी में डब करके कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग, 80 लाख, 1 करोड़. और जो तेलुगु से हिंदी का डबिंग, आपको मार्केट मालूम है 5 करोड़ तक जा रहा है डबिंग पिक्चर्स. हम लोग ज्यादा डबिंग में भी डील कर रहे हैं हम लोग. बहुत अच्छा. हर चैनल पूछता है फाइट है तो लेने के लिए तैयार. अरे 4 फाइट रख लेंगे भैया, अच्छे करेंगे हम लोग. मौका तो दीजिए ना, मौका ही नहीं दे रहे तो हम कैसे प्रूव कर पाएंगे. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टाइम लेना चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं. कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी आप जानते हैं, आप नो पहले लेडी प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट बहुत कम मिलता है. हम लोग झगड़ा करके, अभी भी आकाश जी भूल गए हमारा नाम, तो हमको उनको बोलना पड़ा, सर मैं भी हूँ इधर, ध्यान रखिए. हम झगड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं. थैंक यू. सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू. अभी एनएफडीसी से भी एक और संस्था है जिसको भारतीय टेलीविजन की जहां से शुरुआत हुई है, दूरदर्शन. तो दूरदर्शन में भी interrupt here. Sorry to interrupt yes, here. I am the yeah. first producer in India for Doordarshan in 1975, 6 o'clock. मेरे प्रोग्राम से शुरू हुआ था. क्या बात है. And my highest IMRB revenue in Hindi Sangarsh had 68%. I have letter from Doordarshan director. Congratulations मैम, so thank you. तो दूरदर्शन का कहीं ना कहीं, जो दूरदर्शन ने कुछ फिल्मों को तो प्रोड्यूस भी किया है. अगर मैं जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे कुछ मित्रों को भी फिल्मों को फाइनेंस किया या को प्रोड्यूस किया है. और एक समय था कि दूरदर्शन जो है, जो अवार्ड विनिंग फिल्म होती थी, मनीष जी यहाँ बैठ रहे हैं, सुदीप्तो दा बैठे हैं, वो जानते हैं कि जिन फिल्मों को या तो नेशनल अवार्ड मिला होता था या इंडियन पैनोरामा में फिल्म सेलेक्ट हुई होती थी, उसको जो है दूरदर्शन जो है 25 लाख रुपए देती थी और वो फिल्म दिखाया जाता था दूरदर्शन पे.
जो वो परिपाटी समाप्त हो गई कहीं ना कहीं। मुझे लगता है काफी सालों से जो है वो आ ही नहीं रही है फिल्में। मतलब जो है कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकर के लिए वो बड़ा बूस्ट होता था कि आपको एक पैसा मिला है। वो पैसा मिल सकता है अगर आपकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया, इंडियन पैनोरमा में सिलेक्ट हुई है। ये आज तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ तो हुआ, उससे क्या है? उसके बाद क्या? एक सर्टिफिकेट और एक मेडल के अलावा आप क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको प्रोत्साहन देने की बात होती थी, वो दूरदर्शन में वो बंद हो गई है। दूरदर्शन में मैं जेडी सर के पास आऊंगा, जेडी मजीठिया सर के पास, क्योंकि आप टीवी में भी काफी प्रोड्यूस कर चुके हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हुआ ऐसा कि दूरदर्शन जो है धीरे, सारे बड़े प्रोड्यूसर एक समय दूरदर्शन पे थे, आज वो जो है दूरदर्शन छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा क्या गलतियां हुई हैं और हम उसको क्या कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं? दूरदर्शन का पहले तो सबको बड़ा अच्छा लगा मुझे सबकी बातें सुन के। नमस्कार तो मुझे जेडी जी, सडनली नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं? कैसे पद्मी जी, कैसे मनी जी, सुदर्शन जी, मैं सबको सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे लगा कि इन्होंने मुझे रॉन्ग पैनल में चुन लिया है, क्योंकि एनएफडीसी और गवर्नमेंट के बारे में मैं फिल्मों के बारे में क्या बताऊं। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि दूरदर्शन से हम सैटेलाइट टीवी में अलग कैसे हो गए और कहां से पूरा मार्केट ही बदल गया। और अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा सा एक इंसिडेंट हुआ था। देखो, एक अच्छी कंटेंट बनाने में दूरदर्शन के हाथ से चली गई। लोग आज भी है, आपको पता है रिसेंटली जब महाभारत, अभी ये लॉकडाउन में जब महाभारत और रामायण जब शुरू हुआ था सुबह 9 से 10, रामायण ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये एक साथ इकट्ठा इतने लोगों ने कभी एक प्रोग्राम टेलीकास्ट होता हुआ देखा हो तो वर्ल्ड नंबर में आता था गेम ऑफ थ्रोन्स जब वो टेलीकास्ट हुआ था। तो रामायण ने उसका भी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा आगे बढ़ के तोड़ा है। तो ये बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा रिकॉर्ड काम किया है वर्ल्ड में फिलहाल टीवी के जरिए, और वो भी दूरदर्शन के जरिए। तो दूरदर्शन में क्या है, आज भी व्यूअर्स उतने ही है, आते हैं, कंटेंट जो अच्छी होनी चाहिए उसकी एक कमी है। और वो कमी क्यों है, जो आपका प्रश्न था वहां वापस जुड़ता हूँ कि लोग एक जो कंटेंट की इकोनॉमी बदल गई है, एक अब स्केल बदल गया है। वो स्केल बनाने के लिए कुछ मिनिमम एपिसोड्स बनाने पड़ते हैं। पहले टेक्निकल बात करता हूँ। तो जब भी हम सैटेलाइट चैनल पे आते हैं तो हमको 6 महीने से 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप मिनिमम 130 एपिसोड लो और 260 एपिसोड, उतना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और वो चलता है तो हमको 13 एपिसोड या 13 वीक का एक्सटेंशन लेने बार बार नहीं जाना पड़ता है। और जहाँ पे काफी कुछ दिक्कतें भी आती हैं जो आप समझ सकते हैं, बड़े खुल के बोले लोग के गवर्नमेंट में परमिशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। और पेमेंट को लेके भी जब एक बार सैटेलाइट चैनल पे आपका काम शुरू हो जाता है तो वहां पे फिर एवरीथिंग इज वेरी वेल सिस्टमाइज्ड। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट में सिस्टम्स नहीं होती है, पर गवर्नमेंट की सिस्टम्स जो है ना वो हमारे स्केल को मैच नहीं कर पाई। जिस तरह सैटेलाइट टेलीविजन ग्रो करता गया ना, उसको दूरदर्शन का ग्रोथ मैच नहीं कर पाया। तो उस तरह के कंटेंट का कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया कि भाई आपको 260 एपिसोड मिलेंगे, आपको 130 एपिसोड मिलेंगे, आपकी सिर्फ 5 साल चलेगी, 1 साल जो भी था। वो 13 वीक्स वाला जो मामला है, मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई आएगा ही नहीं, कोई स्केल ही नहीं करेगा। अगर मुझे आज सीरियल का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, तो मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं ये इसको बहुत लंबा चलना चाहिए, तो मैं सबसे ज्यादा कौन लंबा मुझे स्टेबिलिटी देता है, सस्टेन करता है शो को, वहां जाता हूँ। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो पहला अपनी कंटेंट में दूरदर्शन को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। वो प्रायोरिटी कब दे, वो कब दे? हमने एक बीच में मीटिंग भी करी थी, तो वो प्रायोरिटी तब दे पाएगा जब दूरदर्शन उनको कोई थोड़ी सी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और ये विश्वास दिला दे कि भाई दूरदर्शन पे आने वाले निर्माता को नुकसान नहीं होगा। तो अच्छे सब्जेक्ट लेके आने में आज भी मैं कहता हूँ कि जितने व्यूअर्स दूरदर्शन एक साथ इकट्ठा कर सकती है, हिंदुस्तान में कोई भी सैटेलाइट चैनल नहीं कर सकती। पर हमारा एक रिश्ता, एक ब्रिज उनसे बनाना बहुत जरूरी है कि जिसमें वो इतनी श्योरिटी दे, सारे निर्माताओं को लगे कि मैं दूरदर्शन पे एक अच्छा सा शो करूंगा तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और मानिए मेरी बात, सिंपल सी बात है, ये पूरी सैटेलाइट चैनल की सिस्टम चलती कैसे है? एडवर्टाइजिंग। हमारा आज भी मॉडल जो है एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा चलता है, रेवेन्यू पे कम चलता है।
तो दूरदर्शन पे ऐसा ऑडियंस है जिसको फ्री में आना है, भर के ऑडियंस है, एडवर्टाइजर भी बहुत पैसा देगा, क्यों? उनको ज्यादा व्यूअर्स चाहिए। आधे घंटे में 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ व्यूअर मिलता है तो कोई भी एडवर्टाइजर मैं उसी वहीं पे जाऊंगा, जो दूरदर्शन लाके दिखा चुका है रामायण में। पर दूरदर्शन हैज टू कम आउट विद अ मॉडल जो ये कहे कि ओके, हम 6 महीने, इतने सालों में ऐसे भी रामायण के पहले कोई इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, तो एक रिस्क लो, एक चांस लो, 6 महीने के लिए 5 प्रोड्यूसर चुन लो, आप चुनो कोई भी, जेडी मजीठिया भी ना हो उसमें, 5 टॉप के प्रोड्यूसर आप चुन लो जो आपको लगता है एक बेस्ट कंटेंट बनाएंगे, उनको 6 महीने का रिस्क लेके एक बार दे दो, 6 महीने से जिनके प्रोग्राम आगे चलते हैं उनको आगे बढ़ावा दो। मैं बहुत श्योर हूं कि 1.5-2 साल में ये पूरी सिस्टम में दूरदर्शन नंबर 1 उभर के आएगा। क्या है, उसके पास जो दर्शकों का बेस है वो किसी के पास नहीं है, वो कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है। बाकी लोग अच्छी कंटेंट होने के बावजूद भी उतने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वी आर सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉपर्टी बट वी आर नॉट, क्या कहते हैं, उसका जो पोटेंशियल है उस तरह उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है इस सवाल का इतना जवाब देना ही मुनासिब है। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है तो पूछे, तो फिर से मैं उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे आऊंगा। जी मैं आते फिर आगे और आते हैं। अगला सवाल One thing I would once say, sir, but whatever JD said is absolutely right, sir. Because Doordarshan still people are watching, so it's high time you all support DD, and we can have really, because people OTT एक अलग बात है, लेकिन जो दूरदर्शन है वो फैमिली का है, फैमिली के साथ बैठने का है। So I really, JD जी excellent। बिल्कुल। मैं एक बात और बोलता हूँ, ओटीटी की बात निकली इसलिए बोलता हूँ, ये लॉकडाउन में सब ओटीटी भी देख रहे थे, सब लोग बाकी की सुबह की दूसरी चैनल भी देख रहे थे। अब सोचिए सुबह 9 बजे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जब हमने टीवी देखना भूल गए थे। सैटरडे संडे की बात नहीं थी खाली, हम लोग टीवी देखना सुबह भूल गए हैं। कितने लोग टीवी देखते सुबह, हमारे सिस्टम में हम घर पे थे। पूरी दुनिया वर्ल्ड ओवर ये रिकॉर्ड बना है। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारी रीच क्या है टीवी की, दूरदर्शन की। जो लोगों की आदत चली गई थी वो लोग वापस आए, जो कहते थे, अभी हम लोग बोल रहे थे जनरेशन हमारी रामायण महाभारत नहीं देखती है, ओटीटी देख, नहीं 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 नहीं, वो फैमिलीज ने, वो यंगस्टर्स ने भी महाभारत देखा है, रामायण देखा है। ओनली थिंग, अगर हम सारी रिसोर्सेज को चैनलाइज करके राइट जरिए से राइट कंटेंट देते हैं तो हिंदुस्तान का ऑडियंस आज भी आप ही के पास है। ओटीटी वगैरह के पास बहुत छोटा ऑडियंस है, तो वो बड़ा ले जाएगा, वो ले जाएगा। अगर हम आज चौकन्ना नहीं हुए तो 2-5 साल 10 साल में वो पूरा ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जेडी सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अगर पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में जो है लोग हिंदी सीरियल के एकदम दीवाने होते थे, खूब टीवी देखते थे, क्योंकि वहां सुबह, वहां जो है शाम के, मतलब वहां सूरज जो है 4 बजे तक ढल जाता, 3:30 बजे से ही शाम होना शुरू, और लोग सो जाते थे 7 बजे 8 बजे। ये सीरियल्स हैं हमारे, टीवी सीरियल्स है हिंदी, जहां पे लोगों को हिंदी का एक तरह से कई जगह तो भी हिंदी सीख, उस कारण लोग बोलना सीख गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में भी हम पिछड़ने लग गए। आज क्या हो रहा है, वहां पर कोरियन फिल्में देखी जाती है, कोरियन सीरियल देखे जाते हैं, और चाइनीज फिल्में देखी जाती है, चाइनीज सीरियल देखे जाते हैं, जो प्रोपोगंडा कहीं ना कहीं वो जो है, वो चाइना जैसे देश से हो सकता हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा भी हो रहा है, और वो सारी चीजें देखी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए, Sir, for Northeast, I produced a serial called Kohera. That it's based on smuggling. Northeast people बहुत ये smuggling और drug activity में थे, उनके लिए मैंने कोहरा करके एक project किया, and they also told 8% of drug dealing came down. जी यस मैम। तो वही है कि सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो है बहुत अच्छा एक निर्णय लिया कि वहां पर जो है, प्रधानमंत्री का भी एक सपना था कि नॉर्थ ईस्ट, अरुण प्रभा है ना, वो चैनल तो है, लेकिन उसमें जो उसके जो कंटेंट बने वो अभी तक शायद आए नहीं है टीवी पे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि सरकार, वो ये 5 साल पहले, मतलब मेरे ख्याल से उसकी शूटिंग, आज वो सारे सीरियल्स रेडी हुए आज 1.5-2 साल हो गए।
तो कहीं ना एक जो मुझे लगता है सरकारी हमारे नियमों में ना हम एक ढिलाई बरत देते हैं। जो चीजें हो रही है बहुत अच्छा गति मतलब दिशा सही है, गति नहीं है। गति में हम कहीं ना कहीं मात खाते हैं। मैं राकेश मित्तल जी के पास आना चाहूंगा। राकेश जी, ये जो अभी हमने बात की है फिल्म डिवीजन और एनएफडीसी की, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि ऐसा भी हुआ है कि एक ये 1975 में जब एनएफडीसी बनी है, उसके बाद जो है एक इमरजेंसी के बाद कहीं ना कहीं शायद इंदिरा जी ने ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये जो ये कहीं ना कहीं जो उन लोगों के हाथ में ये पूरा सिस्टम चला गया जिनको भारतीयता कहीं ना कहीं उससे शर्म आ रही थी। कहीं ना कहीं वो भारतीयता को मतलब उनको भारतीयता को नीचे दिखाने के लिए फिल्म मतलब उनकी सोच थी। उनकी फिल्मों में भारतीयता कहीं ना कहीं नीचे दिखाई गई। मतलब ठीक है, हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उस पर बिल्कुल उसको भी उजागर करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ता है। लेकिन केवल जो है कुरीतियों पे जोर दिया गया। बहुत कम फिल्में हुई जो सकारात्मक या जो है पॉजिटिव वे में बनी। तो राकेश मित्तल जी, ऐसा क्या कारण रहा है? एक तो हम ये समझ रहे हैं, और क्यों जो है जो भारतीय सोच के लोग उसको काउंटर नहीं कर पाए इन सरकारी संस्थाओं में या कहीं ना कहीं सिनेमा में? जी राकेश जी। मेरी आवाज आ रही है आकाश जी? जी राकेश जी, आ रही है। हाँ, धन्यवाद आकाश जी। आपका जो सवाल है, एक्चुअली हमारे जो पुराने पैनलिस्ट है सबने बहुत अच्छा बोला है। और मैं शुरुआत मनीष मुंदला जी की बात से आपके सवाल का जवाब देने की शुरुआत करूंगा। एनएफडीसी ने समय के साथ बदलाव नहीं किया है अपने अंदर। सबसे बड़ा कारण यही है। एक जमाने में लोग एनएफडीसी को जानते थे, उनकी फिल्मों को देखने के लिए प्रतीक्षा करते थे, लेकिन वो उस समय की बात थी। उसके बाद जब से समय बदला, दूसरा वो एक ऐसे ग्रुप के हाथ में सिमट के रह गया कि वहां से बाहर निकल ही नहीं पाया। मुझे नहीं मालूम है कि पिछले 5 सालों में एनएफडीसी ने कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की है। यदि शायद सुदीप्तो दा के पास रिकॉर्ड्स हैं सारे, यदि वो बता पाए पिछले 5-6 साल में 7 साल में एनएफडीसी ने कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की है, तो शायद हमारी जानकारी में वृद्धि होगी। और जो सुदीप्तो दा ने भी जिस बात की ओर इशारा किया कि हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिनके पास विषय की समझ है, उनके पास निर्णय लेने का पावर नहीं है, और जिनके पास निर्णय लेने का पावर है उनको विषय की समझ नहीं। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से हम जब तक दूर नहीं निकलेंगे, जब तक कि हम हमारे पास कंटेंट की भी एक कमी कह सकते हैं आप, और उसका कारण यह है कि हम उसको प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं। मनीष मुंदड़ा जी ने जितनी फिल्में बनाई है, एक से बढ़ के एक, मतलब मैंने उनकी सारी फिल्में देखी है, और सारी फिल्में लगभग नेशनल अवार्ड में, कई तो नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, और सभी उसी स्तर की फिल्में हैं। मतलब आज आप आंखों देखी देखिए या फिर कड़वी हवा देखिए, एक से बढ़ के एक फिल्में हैं, और उनमें बहुत कम संसाधनों के साथ वो फिल्में बनाई। यदि मनीष जैसे प्रोड्यूसर को या सुदीप्तो झा जैसे प्रोड्यूसर को कोई 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए देता है, तो वो इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाल के लेके आ सकते हैं जिसमें भारतीयता भी होगी और जिसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट भी कर पाएगी। आज आप देखेंगे कि यूपी की तरफ सारे फिल्मकार दौड़ के जा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, मतलब सिर्फ एक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत प्रमुख कारण ये है कि वहां का जो फिल्म बंधु है वो 2 करोड़ रुपए आपको देता है यदि आप यूपी के अंदर शूटिंग करते हैं, और उसका उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन एक उभरते हुए फिल्मकार को, एक अच्छे टैलेंटेड फिल्मकार को, जिसके पास की विषय की समझ है, जिसके पास अपना बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंस के कारण पिछड़ रहा है, उसको यदि कोई सरकार 2 करोड़ रुपए देती है तो वो निश्चित रूप से वहां जाके फिल्में बनाएगा। तो हमारी दूसरी राज्य सरकारें क्यों नहीं इस दिशा में कदम उठाती है? दूसरा, जो आप बड़े बड़े आपने नाम गिनाए हैं, एनएफडीसी है, दूरदर्शन है, और फिल्म डिवीजन है, ये पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। तो ये हम क्यों नहीं इनका अच्छा से दोहन कर सकते हैं, जहाँ पे कि भारतीय समझ वाले लोग बैठें और वो अच्छे स्क्रिप्ट को चुने और अच्छे फिल्मकारों को प्रोत्साहन दें। क्योंकि एक फिल्मकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, 3 समस्याएं मैं कहूंगा। एक तो फाइनेंस, उसको जो उसके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा, प्लेटफॉर्म चाहिए उसको अपनी फिल्में बनाने के लिए। और तीसरा, दर्शकों तक पहुंचने के लिए उसको एक जरिया चाहिए। जैसे मजीठिया जी ने भी बताया कि हमारे पास दूरदर्शन जैसा जरिया है,
जो कि करोड़ों करोड़ दर्शक तक पहुंच सकता है, तो क्यों नहीं हम उसका दोहन कर पाते हैं? क्यों हम वहां पे ऐसे लोगों को नहीं बिठा पाते हैं जो कि हमारी भारतीयता को पुष्ट कर सके और उन चीजों को आगे बढ़ा सके? तो अच्छा आकाश कहा जी। आपने। जी जी, अच्छा कहा आपने। अब मैं इसी फिल्म डिवीजन क्या हो सकता है इनके, अब एक सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखते हैं, ऐसा क्या करें, क्योंकि चीजें नीचे गई है समय के साथ, धीरे 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 चीजें नीचे चली गई है। और जो सॉफ्ट पावर है भारत का, जो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर है, अगर आप देखें, मैं इंडोनेशिया में था, मैं इंडोनेशियन टेलीविजन के लिए लिखा करता था। मैंने देखा इंडोनेशिया में हिंदी गाने हर कोई गा सकता है, ठीक है ना कहीं जो है हमारा ये सॉफ्ट पावर है। आज ये इस भारत का जो है, अब आने वाला समय जो है वो लड़ाई, दुनिया में लड़ाई जो होने वाली है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सामरिक कम होगी, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिक है होगी। तो ये इसको, ये एनएफडीसी और फिल्म डिवीजन को क्या रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्या इनको, क्या इसको वो दृष्टि देने की जरूरत है, और उसमें क्या भूमिका हो कि कहीं ना कहीं ये सरवाइव ना करे केवल, ये जो है कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव अप्रोच हो हमारा, या हम प्रोएक्टिव अप्रोच हो कि हमारी जो संस्थाएं हैं, एनएफडीसी का नाम सुनते साथ विश्व में हर कोई बोले कि यार एनएफडीसी की फिल्म है, वो देखते हैं। तो मनीष जी, इस पे क्या हो सकता है हमारी तरफ से, जो हम सरकार भी इसमें निर्णय ले, कुछ हम करें? ये मैं बहुत छोटे में बोलना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल भी हो, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सरकार का काम नहीं है एक्चुअली फिल्में बनाना। सरकार सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे सकती है। ये काम तो प्रोफेशनल और प्राइवेट लोग ही कर पाते हैं, जिनको समझ है और जो पढ़ लिख करके इस फिल्म की दिशा में या कोई कंटेंट की डेवलपमेंट में उन्होंने अपना रोल किया हो। तो मेरे हिसाब से क्या है कि इनका एक प्रोफेशनल प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और लोगों को, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे हैव अ से एंड दे ब्रिंग इन द फंड्स। द इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एक तो होता है कि फंड, सरकारी फंड जो आता है वो ज्यादातर सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट we, people like us who are ready to produce and who are ready to fund their own cinema, what we need is a vehicle ऑफ एनएफडीसी, व्हीकल ऑफ दूरदर्शन, जो हमारे को एक प्लेटफॉर्म दे और एक करियर दे, ताकि हम दर्शकों तक पहुंच पाए। वो भी हम नहीं कर पाते हैं। द प्रॉब्लम लाइज इन द फैक्ट दैट कि सिंस द डिसीजन मेकिंग इज ऑल एक्यूमुलेटेड इन वन हैंड, तो वो जो एक उसका दोहन है, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है सिस्टम का, वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि देयर इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हैज टू बी डेवलप्ड, जिसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट भले प्राइवेट पार्टीज लेके आए हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, फिल्म मेकर्स लेकर के आए, और वो उनके जो चैनल्स हैं, उनके जो उनका जो एक स्ट्रेंथ है, उसको एक्सप्लॉइट करके और ग्रो करें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हमारी फिल्म न्यूटन जैसे हमने 3.5 करोड़ में बनाई, और वो फिल्म ना सिर्फ बर्लिन में जीती अवार्ड, बट ऑल्सो इंडिया की एंट्री थी ऑस्कर में, और प्लस इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिनेमा में भी हमने बेचा है एक्चुअली मार्केट में, और हमने कम से कम उसमें 25 से 27 करोड़ का बिजनेस किया। कहने का मतलब ये है कि अगर वो दूरदर्शन के थ्रू भी अगर हम जाएं, तो 3, 3.5, 4, 5 करोड़ की फिल्में, $500,000 के अंदर की फिल्में भी दूरदर्शन support कर सकता है to give them the audience through advertisement, and then lot of filmmakers can just on the basis of the backbone of Doordarshan can produce films, and उनमें से कई फिल्में जब प्रोड्यूस होंगी, जब बनेंगी, तो वो आगे भी जाएंगी और इंटरनेशनल सिनेमा में जाएंगी, क्योंकि दूरदर्शन का एक स्कोप है, एनएफडीसी और इन सारी सरकारी संस्थाओं का एक स्कोप है। एक ओटीटी का एग्जांपल लीजिए, सेकंड में आपको बताता हूँ कि अभी बाहर के जो ओटीटी संस्थाएं हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे अमेजोन है, they can put in any, they can stream in any number of foreign films, but उनके पास कोई रूल नहीं है। गवर्नमेंट एक रूल बना सकती है कि नहीं, हर फॉरेन फिल्म को स्ट्रीम करने के साथ आपको एक दो इंडियन फिल्म को भी स्ट्रीम करना होगा, एंड देन ऑटोमेटिकली वी गेट चैनल्स एंड we get scope. So what I'm saying is government has to take decision and decisive steps, while creating content should be left onto the professionals and the private parties who will put in their money. They should just give rules. They should take care of the rules, regulations, and control. That's my input into the how government can change these ideas.
मराठी सिनेमा बिल्कुल ही नहीं बनती थी और जो भी बनती थी वो स्तरीय नहीं होती थी। उसमें 2 चीज़ें हुई, एक तो सरकार ने सब्सिडी मतलब देना शुरू किया मराठी सिनेमा को। दूसरा हुआ कहीं न कहीं एक राजनीतिक कुछ दल थे, जिन्होंने कहा मल्टीप्लेक्सेस को कि अगर आप मराठी सिनेमा नहीं लगाओगे तो सिनेमा हॉल चलने नहीं देंगे। और जो है मल्टीप्लेक्स मिला मराठी सिनेमा को और जो है दूसरी तरफ सरकारी सब्सिडी मिली। आज मैं जब देखता हूँ, मैं नेशनल अवार्ड की जूरी में रहता हूँ या इंडियन पैनोरमा की जूरी में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ बेहतरीन मराठी फ़िल्में आती है। उसमें से हम किसको लें, किसको छोड़ें, कई बार ऐसी स्थिति होती है। तो ये एक है, कई बार सरकार जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। जैसे इंडोनेशिया में मैं था, इंडोनेशिया में बहुत सारे भारतीय लेखक और निर्देशक जो है लेखक और निर्देशक वहाँ के टेलीविज़न में काम करते हैं। लेकिन भारतीय लेखकों को क्रेडिट नहीं मिलता था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, इंडोनेशिया ने एक रूल बना दिया था कि आप जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप जो है देश के से जो है मतलब जो है भाषा इंपोर्ट नहीं करेंगे। मेन उनका कारण था चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में बढ़ रहा था। तो उन्होंने चाइनीज़ उस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ का लेखक को नहीं ला सकते। एक बार निर्देशक भले ला जाए, लेखक नहीं ला सकते। वहाँ का साहित्य जो है वो जो है विदेशी साहित्य को वो उस तरह से एनकरेज नहीं किया कहीं न कहीं। और ठीक है, वो भी सरकार की ये इन इन नीतियों में, जैसे अभी मनीष जी ने कहा नेटफ्लिक्स या इनके लिए इन नीतियों से जो है कहीं न कहीं मुझे लगता है हमारे फ़िल्मकारों को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल सकता है। अ, दादा सुदीप्तो जी, आप पे आते हैं, तो आप बताइए अभी इसका और आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि जो स्थिति है वो गंभीर है। मतलब जो है हालाँकि वर्तमान जो सरकार है, कहीं न कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अ, है नेपथ्य में और कहीं न कहीं विचारों में है। लेकिन जो है वो कहीं वो इन 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 चीज़ों का, इन सरकारी माध्यमों का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। एक तो सबसे पहली बात वर्ल्ड वाइड जो है सिनेमा कल्चर के अंदर आता है। ये जो कम्युनिस्ट सोवियत का जो पॉलिसी था, जो आईएनबी के अंडर आना था सिनेमा को, ये हमने वो कॉपी तो किया, लेकिन हमने उस तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो जी, सुदीप्त जी। आकाश भाई, कैन यू हियर मी? यस, यस, बिल्कुल। ओके। आकाश भाई, दो चीज मैं अब मेरी बातों पे आपको बोलना चाहता था। एक तो मैंने बोला कि एक मुंबई शहर में एक 5 स्टार होटल बनाना बड़ा आसान काम है, लेकिन राजस्थान या बिहार की गांव में एक टॉयलेट बनाना या एक बारात घर बनाना या एक स्कूल बनाने के लिए आपकी सोच की जरूरत होता है। ये दोनों में अगर डिफरेंस आप समझेंगे तो इस देश में 6 साल पहले 2014 में जो सिर्फ पॉलिटिकल चेंज हुआ था, वोट में हम जीते थे, लेकिन हमारी सोच में वो बदलाव नहीं आया था जो सोच पिछले 70 साल से हम कैरी फॉरवर्ड करते आए। और अगर आप बारीकी से हमारी देश की सोसाइटल एनालिसिस करेंगे, आप जेनेसिस पे जाएंगे, एक आईपीटीए मूवमेंट हुई थी और वो आईपीटीए मूवमेंट की देन है आज की फिल्म इंडस्ट्री, जो बॉम्बे में essentially Bombay and eventually it has transmitted to the other बिल्कुल। part, but essentially it is dominated by a leftist psyche, leftist mindset. Now politically leftist mindset does not exist, so the सोच, वो सोच नहीं बदल पाए। और ये काम नेशनलिज्म की यही काम था, नेशनलिस्ट विजडम की, नेशनलिस्ट प्रवक्ताओं की, हमारी लीडरशिप की ये काम था, जो सबसे पहले ये जो आर्ट एंड कल्चर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक औजार बनाना इस देश की बदलने के लिए। अगर हर 5 साल में इलेक्शन जितना काम है तो आईएनबी मिनिस्टर कौन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप किसी को भी बना दीजिए। आज प्रकाश जावड़ेकर जी है, कल किसी को भी बना दीजिए। अगर सोच ही नहीं है तो मिनिस्ट्री चलाना है, फाइल में साइन करना है और पैसा अलॉट करना है। तो उसमें मनीष जी क्या बोल रहे हैं, सुदीप्तो जी क्या बोल रहे हैं, राकेश मित्तल क्या बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? 5 साल बाद तो इलेक्शन ही जीतना है ना। समाज बदलना अलग काम है, इलेक्शन जीतना अलग काम है। और समाज बदलने के लिए एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड कल्चर दुनिया में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। ये आज मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप सब जानते हैं, जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके साथ साथ कैसे दुनिया दादाइज्म से
स्पिरिचुअल आई मीन इम्प्रेशनिस्टिक आर्ट फॉर्म में आए, इम्प्रेशनिज्म से आई मीन रियलिज्म में आए। ये हर आर्ट फॉर्म की इवोल्यूशन होता गया और वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ जो जिनको वो रोल प्ले करना चाहिए था। तो मैं क्लासिकल बात ना करके, जो ये बातें हम लोगों ने कई बार, आकाश भाई, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किए हैं कि एक नेशनल फिल्म कमीशन होना चाहिए जहां पे सिर्फ प्रोफेशनल्स उसको डील करेंगे। हमारे इधर नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट सिनेमा के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे लोग करोड़ों रुपया कमा के चले गए। मैं नाम भी बता सकता हूं, लेकिन नेशनलिज्म की इधर उधर कुछ नहीं हुआ। नेशनलिस्ट सिनेमा की कुछ ना कोई 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 आ, आ, आगे नहीं बढ़ा, लोगों को इंस्पायर नहीं किए, वही इलेक्शन रिलेटेड चीजों पे रह गया। एक कमीशन चाहिए जो इस देश की नींव को, पल्स को समझते हैं, जो केरला की संस्कृति को समझते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को समझते हैं। वो समझ वही से स्क्रिप्ट लेके आएगा। हमारी देश में जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं सबसे गरीब लोग होते हैं। यंग बच्चे ब्रिलियंट आइडियाज लेके आते हैं, लेकिन उनके पास रिसर्च करके स्क्रिप्ट को, आइडिया को, स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर ये छोटे छोटे फिल्म कमीशन, जैसे ब्रिटिश फिल्म कमीशन काम करते हैं, जैसे अमेरिका में हर स्टेट में स्टेट फिल्म कमीशन बना है। आप ईरान, जहां पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है, जहां पे कोई सिनेमा कल्चर नहीं है, अगर 10 फिल्म साल में बनाते हैं, 900 करोड़ रुपया कमा के आ जाते हैं दुनिया भर से। कैसे होता है? क्योंकि वो समाज की पाल्स को ट्रांसलेट करते हैं सिनेमा में, उनकी एंटरटेनमेंट में, उनकी उनकी आर्ट में। वो पाल्स को समझने के लिए आपको वो प्रोफेशनल्स की जरूरत है। वो बुद्धदेव दासगुप्त जैसे, शाहजी करुण जैसे, जानू बरुआ जैसे लोग हमारी मार्गदर्शन करे, प्रोफेशनल्स आए। मनीष जी जो पिछले 7-8 साल में ऐसे फिल्म दिए हैं, एटलीस्ट 6 फिल्म तो मैं दिमाग में ला सकता हूं जो इंटरनेशनली एक मार्क इम्प्रिंटेशन कर चुके हैं हमारी हमारी भारतीय सिनेमा की। लेकिन उनको अगर 20 लाख रुपया के लिए स्ट्रगल करना पड़े तो सिस्टम में गड़बड़ है। और ये गड़बड़ को एक्सेप्ट करके, बी दूरदर्शन, जिनमें कोई दूरदर्शिता है नहीं, बी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फिल्म सोसाइटी हो और डीएफएफ हो, जो भी भारतीय संस्कृति का, मैं एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर यूनेस्को ने इस दुनिया के अनाउंस किया था द ईयर ऑफ ऑब्सोलीट लैंग्वेज। हम लोगों ने 25 फिल्म की, एक ऑब्सोलीट लैंग्वेज की, एक राभा, बोरो, मतलब ऐसे भाषा की फिल्म हम लोगों ने क्यूरेट किया था। शांतनु गांगुली, आप जानते हो आकाश भाई, शांतनु गांगुली ने उसको क्यूरेट किया था। ऐसे लैंग्वेज की फिल्म जिस लैंग्वेज का आप और मैं नहीं जानते, मोनपा, मैथिली, कोडाभा, ये सब लैंग्वेज की फिल्म हम लोगों ने 25 फिल्म की एक पैकेज बुके बनाया था। हम लोगों ने मिनिस्ट्री को बोला था, डीएफएफ को बोला था, एक 2 घंटे का स्लॉट दे दो जहां पे ये यूनेस्को का भी सेलिब्रेशन हो जाएगी और एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के लिए एक सुपर सेलिब्रेशन की बात होगी कि जो जो लैंग्वेज इस देश से निकल जा रहा है, लोग भूले जा रहे हैं, उसी लैंग्वेज की सिनेमा एक डीएफएफ जैसे प्रीमियम फेस्टिवल में एक जगह बनाया। लेकिन किसने हमारी बात था जो भारतीय सिनेमा की एक मेजर प्रिंसिपल इतिहास को लिख चुके थे। बंगाली सिनेमा की सेलिब्रेशन के लिए हमने सोचा था कि कुछ प्लानिंग ऐसे करेंगे जो जो भारतीय सिनेमा की एक नया रेनेसा की तौर पे हम लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, कैसे नहीं सुना, किसकी डीप ईयर में गए, that is a different question. I don't want to get back to the names and all because I don't expect anything from them who are sitting in the Shastri Bhavan DFF office or Siri Fort ki DFF office में. These are not worthy to mention those names, those unprofessional bureaucrats. Now मैं मनीष जी की बातों को और एक बार बोल के ये खत्म करता हूँ कि प्रोफेशनल्स जब तक ना ये सिस्टम को पकड़ेंगे, एक आइडियोलॉजी को एक चेहरा दिया जाएगा फिल्म कमीशन या एंटरटेनमेंट कमीशन की जगह पे, जहां पे ओनली विल बी रूल्ड बाय द नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, एंड दे विल डिजाइन हाउ टू पोर लाइट ऑन द
रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, वहां से स्क्रिप्ट उठ के आएगा, एंटरटेनमेंट की चीजें उठ के आएगा, किसने बोला है नहीं देखेगा। एंड हमने अप टू रिलीज एक डिजाइन किया था, प्लान बनाए थे, आइडिया से लेकर रिलीज तक, और हर डिस्ट्रीब्यूटर मजबूर हो जाएगा। अभी भारतवर्ष में कितना 3200 स्क्रीन है ना, ये क्या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है। ये आज से 3 साल पहले चाइना में 17,000 स्क्रीन था, और 2 साल में चाइना इज नाउ रीच टू 72,000 स्क्रीन, बिकॉज दे हैव एक्सप्लोर्ड द पोटेंशियल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टू एज देयर नेशनलिज्म। इंडिया हैज द कैपेसिटी। हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, बड़े मजेदार आपको लगेगा। इस देश में 720 abundant cinema hall has been identified which were once cinema hall but now defunct, एक खंडहर में बदल चुका है। आसाम में एक सिंगर है जुबिन गर्ग, जुबिन भाई ने 120 सिनेमा हॉल नॉर्थ ईस्ट में लीज पे लिया है, ऐसे बंद हो गया, और क्या बोलते हैं, अबंडेंट खंडहर में कन्वर्टेड सिनेमा हॉल को उन्होंने अडॉप्ट किया, उसमें पैसा खर्चा करके थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शनल टच देके he wants to convert it into a proper full-fledged cinema hall. ऐसे 720 abundant cinema hall been discovered. That in, like I am from a small town in North Bengal called Jalpaiguri, where 4 new multiplexes has come up. हमने सपने में भी कभी सोच नहीं सकते थे। India can add on 70,000 to 1 lakh new auditorium, new cinema screen. It has the potential, it has money, it has business. ये कोई खैराती की मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरी नहीं, बिजनेस की तौर पे, रियल एस्टेट की तौर पे इस देश की 1 लाख नया स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट को अगर हम पहुंचा सकते हैं लोगों की। South lot of theaters are closing down, Dada. Absolutely. एंड दैट इज द रीजन। लेकिन साउथ में पद्मिनी जी, साउथ में कल्चर ये है, लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देखना पसंद करते हैं 70 mm में, राइट? वहां पे लोग मिथोलॉजिकल फिल्म होगा तो जूता बाहर खोल के अंदर सिनेमा हॉल में जाते हैं। दादा यहाँ भी बदल गए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो सिनेमा हमारी रग में है, खून में है, इसको एक इंडस्ट्री की तौर पे, इसको एक समाज बदलने की औजार के तौर पे होलिस्टिकली किसी ने कभी नहीं सोचा। इसको कभी नहीं सोचा कि इट्स अ पावर, जो सॉफ्ट पावर की बात आकाश भाई बार बार बोल रहा है, इट्स नॉट अ सॉफ्ट पावर, इट्स अ पावर टू सोशल चेंज। दुनिया में जहां जहां, साउथ अमेरिका में जो बदलाव आया, जो साउथ अमेरिकन जो लड़ाई चल था एल साल्वाडोर में, सान साल्वाडोर में, निकारागुआ में, सिनेमा हमेशा एक पावर की रोल, एक औजार की रोल प्ले किया है। सिनेमा, आर्ट, कल्चर, सबसे पहले सिनेमा इंडस्ट्री को टारगेट करते थे। हमारी देश में नेशनलिज्म को वोट मांगने के लिए जाने का जरूरत नहीं होता। अगर हम सिनेमा इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इतना एम्पावर कर देते कि लोग इसको एक हमारी पॉलिटिकल बिलीफ के आईने की तौर पे, इट वुड हैव बीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट फिलॉसफी। हमें वोट मांगने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ता। ये देश एक नेशनलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट कर सकता था। एक न्यू नेशनलिज्म वुड हैव बीन इमर्ज्ड। दुख की बात यह है कि पिछले 6 साल में तो हमने नहीं देखा, और मुझे यही लगता है कि जो चल रहा था उससे भी और बदतर हुई। पता नहीं आकाश आपको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए यह है कि अनलेस एक होलिस्टिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन थ्रैशिंग नहीं होगा, प्रोफेशनल्स नहीं आएगा, एक कमीशन नहीं बनेगा, जो कमीशन ये बात करेगा कि कैसे भारत को रिप्रेजेंटेशन किया जाए भारत की आर्ट एंड कल्चर में। हम लोगों ने इन्वॉल्व हुआ था, IGNCA की एक प्लान था अब कल्चरल ऑडिट के लिए। हमने देखा कि it would have been a magnanimous resource we have. It is incredible. It is incredible when we listen to Baul music in Rotterdam, in Berlin. जब इंडियन सिनेमा फेस्टिवल होता है, बाउल म्यूजिक सुनने को मिलता है, चांडा बजता है। कितना पोटेंशियल है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, लेकिन पता नहीं ये एक सेकेंडरी
एक 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 सॉफ्ट करके रह गया. इट कैनॉट बी. सिनेमा is the power of the nation. जी जी. I would like आ, to say here one thing. Andhra Pradesh has started 150, now they're going to go to 350 mini theaters in villages. It's a mobile traveling vans. These vans, these buses will take the huge screen, go into the deeper villages and show the new movies. Somebody has started that there. I just wanted to जी mention it here. जी जी जी. मैं खुद अपना अनुभव बताऊं कि मैंने अभी 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, बच्चों की फिल्म, नानी तेरी मोरनी, नागालैंड में जाकर. मैं पहला फिल्म मेकर हूं जो नागालैंड में जो गया, जिसने पूरी फिल्म वहां बनाई. और मुझे मेरे Sir, खुद का. super title. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू. और वो बड़ा, मतलब जो है मुझे, हालांकि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने उसको प्रोड्यूस भी किया, लेकिन मैं बताऊं उस समय जो हमारे चेयरमैन थे मुकेश खन्ना जी, उन्होंने बहुत सहायता की. श्रवण कुमार जी जो उन्होंने भी हेल्प की. अब स्वाति पांडे जी थी जो बाद में सीईओ बनी, उन्होंने बहुत हेल्प किया. लेकिन फिर भी मैं बताऊं, कहीं ना कहीं सिस्टम इतना हमारा गड़बड़ है, ये जो सरकारी सिस्टम है, वो फिल्म बनाने के बाद मेरा घर गिरवी हो गया. मतलब मुझे मैं मेरी स्थिति ये हो गई. और उस फिल्म का असर ये हुआ कि वहां पर वो फिल्म नानी तेरी मोरनी, वहां की एक बच्ची थी जिसको 2014 में ब्रेवरी के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, चिल्ड्रन ब्रेवरी अवार्ड मिला था, मोनबिनी इजुंग. उसका बायोपिक राइट्स लेके मैंने वो फिल्म बनाई थी वहां पर. और उसका, वो फिल्म जब शूटिंग किया, ये किया, इतने नागा लोग इतने खुश हो गए. आज वो लोग मुझे जो है सब नागा समझते हैं. वो लोग मेरे दोस्त हैं. आज कभी भी वो लोग हमारे साथ, अब कुंभ मेला में 400 नागा आए. पहली बार ऐसा हुआ कि नागालैंड से 400 नागा, हर ट्राइब के, मेजर 16 ट्राइब्स के सारे ट्राइब्स के लोग आए वहां पे, पार्टिसिपेट किए. ये होता है सिनेमा का पावर. लेकिन कहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट है. तो उस समय भी जो मेरा अनुभव रहा कि सरकार की तरफ से, जो हम सोचते हैं कि जो हमारे भारत के साथ नहीं रहना चाहते लोग, वो लोग हमारे साथ थे. वो लोग उस फिल्म को प्रमोट कर रहे थे. और जो सरकारी तंत्र थी, वो उस फिल्म को विरोध कर रहे थे. जबकि वो फिल्म जो है इतनी अच्छी फिल्म है, और जिसने भी देखा, तो खैर ये एक हमारा एक, मैं भी भुक्तभोगी हूँ. तो मेरे ख्याल से हमारा समय भी अब समाप्त हो रहा है. तो अगर और भी कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं. हाँ जी, कुलदीप जी. जी, आवाज कुलदीप जी म्यूट, अनम्यूट कीजिए. जी कुलदीप जी. You can hear me now? यस सर, यस सर. Okay. ये 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा. तो सरकार की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सिस्टम की भी प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर्स की भी प्रॉब्लम होती है. एक एक पॉइंट मैं लूँगा. सबसे पहले आपने बजट के बारे में बात की थी आकाश जी, कि हर डिपार्टमेंट में बजट खर्च नहीं होता, प्रॉब्लम होती है. उसके पीछे किसी भी सरकार की हम गलती नहीं मानेंगे. ये एक सिस्टम है. आपका बजट अप्रूव होता है अप्रैल मई में, डिस्ट्रीब्यूट होता है जून जुलाई में, मॉनसून हो जाता है. उसके बाद आपका होता है अक्टूबर नवंबर में. फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है असाइनमेंट्स का या टेंडर देने का. ये कुछ हो जाता है जनवरी फरवरी. फरवरी में बोला जाता है कि आप कितना बजट आपने खर्च किया, आप बताइए. नहीं खर्च होगा तो नेक्स्ट उससे कट जाएगा. ये एक सिस्टम है. अनस्पेंट मनी. Why do you keep that process? See, I am asking, like Netflix or Amazon, when we are doing short films for them, the process is so easy. The process is not as difficult as the NFDC. नहीं, इट इज नॉट एनएफडीसी, इट इज एवरीवेयर. तो जो बजट आपका अनस्पेंट होता है वो आपको नेक्स्ट बजट में माइनस हो जाता है. तो लोग क्या करते हैं हर डिपार्टमेंट में, फिर वो फालतू की चीजों में, अनवांटेड असाइनमेंट्स में, अनवांटेड प्रोडक्शंस में वो पैसा खर्च करके दिखाते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया. एनएफडीसी मस्ट हैव बॉट मेनी इक्विपमेंट्स व्हिच आर नॉट इवन यूज्ड. तो दैट इज अ वेस्ट. तो ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है. आई डोंट नो, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. फाइनेंशियल डिसीजन ये लेने होंगे कि एक बार अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बजट दे दिया, उसका मॉनिटरिंग जरूर हो, लेकिन आप बजट काटेंगे तो बजट अधूरा पड़ जाएगा या डिले हो जाएगा. अगर डिले होता है तो बजट बढ़ता है, जब बजट बढ़ता है तो बोलते हैं बजट बढ़ा के. आई एम गिविंग यू गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कि ये प्रॉब्लम होती है सिस्टम की वजह से. दूसरा, सुदीप्त जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एनएफडीसी और फिल्म डिवीजन और इनमें कई लोग करोड़पति बन गए हैं.
आई फुल्ली एग्री विद हिम, आई फुल्ली एग्री विद हिम। होता ये है कि गवर्नमेंट पैसा दे देती है, उसके बाद क्वालिटी देना प्रोड्यूसर का काम होता है। वहाँ क्या करते हैं, प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये फिल्म जो है वो कहीं रिलीज नहीं होने वाली है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाली, डिब्बे में जाने वाली है या फेस्टिवल में जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो दे I think signal is out. Nothing is coming. संजी लामा जी, कुलदीप जी का जब तक आ जाए तब तक समय का उपयोग करते हुए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है? तो सुनाई दे रहा है, बोलिए सर। ये सभी ने बहुत ही बढ़िया बात करी। सुदीप्तो जी का ऑब्जर्वेशन, कुट्टी जी का, मनोज जी का, हर किसी का, सबका नाम इंडिविजुअल बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन रहा है। ये बहुत ही अच्छी बातें हुई है। एक सिंपल सी बात है इसमें, जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, अभी आपने देखा होगा बीसीसीआई ने एक अच्छा सा स्टेप लिया। उन्होंने क्रिकेटर को चीफ बनाया, सौरव गांगुली को। क्यों? क्रिकेट ज्यादा बेहतरी से समझ सकता है। कोई भी, हॉकी हो, कोई भी जो फील्ड हो, उसका अगर बहुत ही हमारा एक कहते हैं ना पूरे देश का एक होनहार प्लेयर होता है, वो जब आता है तो उसका एक विजन आता है, टैलेंट आता है, उसकी एक ईमानदारी आती है, उसका एक हंगर आता है, एम्बिशन आता है, बहुत कुछ चीजें जुड़ती है। और अगर हम ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स किस तरह से चुने जाते हैं, को एक बार हटा के या रखे उनको, वो जो सिस्टम है सिस्टम की तरफ, बट लेट अस हैव द क्रिएटिव अप्रूवल, कंट्रोल और पावर in the hand of a person who himself is creative, जिसको क्रिएटिविटी का पैशन हो, जिसकी लाइफ क्रिएटिविटी हो, जिससे वो किसी गलत प्रोजेक्ट को ग्रीन लीड करने से पहले भी उसका खुद का सोल एक बार उसको एक होता ना, उनको वो थोड़ा सा चुभे कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ राइट और अच्छी चीजें करनी है। वैसे बंदों को क्रिएटिव जगह पे गवर्नमेंट सिस्टम में लाने की जरूरत है। काफी चीजें बहुत अच्छी तरह बदल जाएगी। आई थिंक काफी लोगों को नेटवर्क का इश्यू हुआ है, तो मेरी बात ऑलमोस्ट थोड़ी बम्पर ही गई है, because I cannot see anybody. But we can hear, sir. No problem. या सो मैंने जो कहा है वो इस बात से मैंने कोशिश ये करी है कि भाई इफ यू ब्रिंग creative people, responsible creative people who serve the country at such places, हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो सीधा उसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। वरना ये पूरी सिस्टम को बदलते हुए बहुत वक्त लगेगा। और जैसे कुछ फियर हमने एक्सप्रेस किए कि ये जो इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म और सारी चीजें जो है, ऑफ कोर्स वो तो पूरे वर्ल्ड को ले जाएगी। काफी चीजों में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को, अब दूसरे क्षेत्र में देखे तो काफी दे हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड टेकन ओवर। तो वो तो ग्लोबलाइजेशन के तहत ये सब होता ही रहेगा। और इसमें
कंप्लीट जो हमारे कायदे ऐसे हैं कि जिसमें उन पे कोई सेंसरशिप नहीं है और हम पे इतनी सारी सेंसरशिप हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो वी आर ऑलरेडी वीक कॉन्टेंडर इन द कॉम्पिटिशन, तो वी आर लिंपिंग ऑलरेडी। सो उस स्ट्रेंथन करने के लिए ये मैंने जो एक बात कही है कि हर कोई भी जो गवर्नमेंट की हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड फंडिंग ये जितना भी, उसमें एक क्रिएटिव अप्रूवल के लिए राइट क्रिएटिव पर्सन ऑफ द फील्ड शुड बी चोजन। आई हैव सेड। आकाश जी मैं एक बात बोलूं, should represent from the southern state also, not only from north. It should have people from other places also, please. हर जगह से होने चाहिए पद्मिनी जी, हर जगह से होने चाहिए। वो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे भी जो बोर्ड है हर जगह से होने चाहिए, बिकॉज हमारी जो डाइवर्सिटी है उसका हमको एडवांटेज लेना चाहिए। ये डाइवर्सिटी के लिए वर्ल्ड तरस रहा है। आपको एक बात और बोलता हूं, आपने देखिए हिंदुस्तान की 2 फिल्मों ने ऑस्कर अवार्ड जीते। अभी मैंने कहीं एक वेबिनार अटेंड किया था, एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि हिंदुस्तान ने 2 ऑस्कर मिले हिंदुस्तान को, 2 स्टोरीज। एक थी गांधी जी पे फिल्म बनी उसकी, और दूसरी स्लम डॉग मिलियनेयर, बनाई दोनों विदेशियों ने। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास माइंड ब्लोइंग स्टोरीज हैं पूरे हिंदुस्तान में, डाइवर्सिटी है, साउथ जाओ, वेस्टर्न, ईस्ट, नॉर्थ, हर जगह है। हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हमारी स्ट्रेंथ को। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि देश के हर प्रांत से टैलेंट को इकट्ठा किया जाए और हम राइट पीपल को आगे करें जो क्रिएटिव कंट्रोल ले, और हमारे देश की क्रिएटिव जो सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्री कहा जाता है उसको आगे बढ़ाए। वो आगे जाएगा, हमारा देश बहुत आगे आएगा। और लास्ट बात, हमारे कुछ जो कॉपीराइट एक्ट जिसमें आईपी, जो सुदीप्तो जी कह रहे थे कि राइटरों के पास आइडिया ब्रिलियंट होते, पैसे नहीं होते। अगर हम हमारी आईपी स्ट्रक्चर बदलते हैं, हम हमारे कॉपीराइट एक्ट में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं और आईपी स्ट्रक्चर में जो क्रिएट करता है उसको इतना बेनिफिट दिखाते हैं, तो वो ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करेगा जो सेंचुरीज की सेंचुरीज चलेगी। Excellent. या भाई, थैंक यू। हाँ आकाश जी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आकाश जी मेरी आवाज आ रही है? आकाश जी, शायद आकाश जी का खुद का कनेक्शन नहीं है। वो नहीं है लेकिन आपका आ रहा है। अच्छा, एक्चुअली मजीठिया जी ने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इसी बात का उदाहरण देना चाह रहा था जब सुदीप्तो दा ने बोला था नेशनल फिल्म कमीशन के बारे में। तो हमको बीसीसीआई का मॉडल ध्यान रखना चाहिए। बीसीसीआई के अंदर हम चाहे जितने कोस लें, उसको जितनी गलतियां हैं अच्छाइयां हैं वो एक तरफ है, लेकिन उनका जो मॉडल है उसमें हर प्रांत से लोग चुन के आते हैं और उसमें केवल वही लोग चुन के आते हैं जो मतलब जैसे उसका जो प्रमुख होता है, और उसमें कहीं पे भी कोई ब्यूरोक्रेटिक उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। उसमें क्रिकेटर्स रहते हैं या फिर कुछ पॉलिटिशियंस रहते हैं जो कि वो भी किसी क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन होने के नाते चुन के आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं कि वो पॉलिटिशियन है। तो वो एक मॉडल को ध्यान में रखते हुए यदि पूरे देश से हम लोग अच्छे प्रांतों से फिल्मकार चुन के लाएं और उसका एक नेशनल फिल्म कमीशन बनाएं, और वो फिल्म कमीशन जो है वो ये डिसाइड करे कि किस फिल्म को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए कितना पैसा देना है, तो वो इस दिशा में एक बड़ा कदम लेकिन हो जो सकता है। मोड है ना, जो नेटफ्लिक्स और जो अमेजोन आज जी, ये लोग फिल्म के लिए फिल्म प्रोडक्शन, अभी वो सब लोग मिनी सीरीज और मिनी फिल्म्स दे रहे हैं। वो सब लोग 90 मिनट्स का पिक्चर के लिए 5 करोड़ 7 करोड़ दे रहे हैं, इसलिए प्रोड्यूसर्स अच्छा अच्छा पिक्चर बना रहे हैं। तो वो स्लैब सिस्टम भी रखना चाहिए जो प्रोड्यूसर को बोरो करके अपना घर गिरवी ना रख पाए, है ना। तो जो पिक्चर उसमें बना भी रहे हैं मेरा उसके ये लिए कहना है भी, एक पिक्चर है तो पद्मिनी मिनिमम जी, उसके लिए मिनिमम 5 करोड़ या 6 करोड़ तो चाहिए, इतना तो रखो आप। पद्मिनी जी उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भी एक अपना खुद का आने वाला समय ओटीटी प्लेटफॉर्म का है। मतलब थिएटर धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, उनकी जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खुलते जा रहे हैं। तो आप यदि ये देखेंगे कि भले कोरोना काल में हमने उस चीजों को बदल दिया है, लेकिन आने वाला समय ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो हमको बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं जिसमें फिल्म डिवीजन के पास 10,000 फिल्में हैं, दूरदर्शन के पास हजारों फिल्में हैं, वो उसके अंदर उन फिल्मों को एग्जिबिट किया जाए और हम अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाए जिसके अंदर की
अच्छी फिल्में देखने के लिए दर्शकों के पास चॉइस हो, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है इस राष्ट्रवादी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। है कि आज का दिन में अपना काफी अच्छा डिस्कशन रहा। हमने प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन पर भी डिस्कस किया ही, और सबका एक ये आया, ये निकल कर सबके सामने कि बीसीसीआई की तरह जैसे एक नेशनल कमीशन फॉर फिल्म्स ऐसा कुछ बनाया जाए, ताकि अच्छा भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारतीयता को, भारत की पहचान को उजागर करने वाली फिल्में और आर्ट जो है वो आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहन मिले। तो इसके साथ ही आज का अपना जो ये सत्र है इसको हम समाप्त करते हैं। मुझे लगता है, और आप सभी गणमान्य लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज का समय हमें इसके लिए दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक प्रयास रहेगा कि ये जो क्रम है इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे चर्चा के, ताकि जो वर्तमान में समस्या है उसके समाधान की ओर कुछ निष्कर्ष निकले और हम उस तरफ बढ़ सकें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।